सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आज का युवा नशे की तरफ भाग रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? मेन रीजन्स इसके पीछे क्या हो सकते हैं कि क्यों युवा इस तरफ को जा रहा है? जी हाँ, ये जो नशे की आदत की जो समस्या है नई पीढ़ी में, ये बहुत गंभीर समस्या है और इसके कारणों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो समस्या का जो जन्म होता है, ड्रग्स की तरफ तो बच्चा बाद में जाता है, लेकिन इससे पहले वो कई दौर से गुजरता है। उसमें तनाव है, उसमें माता पिता के साथ या अपने दोस्तों के साथ या समाज के बाकी लोगों के साथ जो संबंधों में कड़वाहट आती है और वो दूरी बनाना शुरू करता है, अकेला रहना शुरू करता है, तो ये पहले उसके लक्षण होते हैं। नशे की तरफ जाने का जो प्रवृत्ति है ये बाद में आती है और इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है, हम कई बार इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चे में जो व्यवहार में उसके बदलाव आते हैं, जो चेंजेज आते हैं, वो क्यों आते हैं। और ये हमें बहुत बाद में पता लगता है, जब वो बहुत उग्र हो जाता है या बहुत ज़्यादा विध्वंसक रास्ते पर जब वो चल पड़ता है, तब वो समझ में आता है। अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये जो ट्रेट्स हैं वो बहुत अर्ली एज में आने शुरू हो जाते हैं। असल में होता क्या है, इसके थोड़ा सा विज्ञान को भी समझना पड़ेगा कि ये मनोवैज्ञानिक समस्या है, ये सिर्फ व्यवहारिक नहीं है, बल्कि इसमें मनोविज्ञान भी उसका बच्चे का शामिल है। मनोविज्ञान ये कहता है कि 2.5 से लेकर 3 साल की उम्र में बच्चों में एक टेंडेंसी मतलब आने लगती है कि वो तमाम तरह की चीज़ों पर उनके मन में सवाल पैदा होते हैं और उस वक्त जब बच्चे को सही दिशा अगर नहीं मिलती है या उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो एक भटकाव उसके अंदर पैदा होता है। और मनोविज्ञान ये कहता है कि 2.5 और 3 साल की उम्र से लेकर 10 से 11 वर्ष की उम्र तक बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास होता है। ये वो समय है जहाँ पर बच्चे की मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्तियाँ हैं वो पनपती हैं। और 11 साल से लेके 11 या 12 साल की उम्र से लेके 16-17 साल की उम्र के बीच में उसका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास बचपन से भी होता है, लेकिन ये वो उम्र है जहाँ पर उसका ध्यान अपने शारीरिक विकास पर जाता है। तो कुल मिला के 16 से 17 साल की उम्र तक बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों जो उसके व्यक्तित्व हैं, ये करीब करीब 70 से लेकर 80% तक तैयार हो चुके होते हैं। और इसके बाद उसका लॉजिकल माइंड, जिसको हम तार्किक बुद्धि कहते हैं, उसका विकास शुरू होता है। 16 से 17 साल की उम्र में आते आते बच्चे का 80% व्यक्तित्व तैयार बन चुका होता है। अब जो माता पिता उसको 2 या 3 साल की उम्र से लेके और 16 या 17 साल की उम्र में पहुंचने तक अगर उस पर पूरा ध्यान देते हैं, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं, बिहेवियरल जो चेंजेज आ रहे हैं, या मूड स्विंग की समस्याएं आती हैं, या वो आइसोलेशन में एकांत में रहना पसंद करता है, या फिर वो उग्र हो रहा है, उसके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति पनप रही है, अगर इन बातों को नज़रअंदाज किया जाता है तो इससे क्या होता है कि बच्चा एक दूरी बनाने लगता है। माता पिता के और बच्चों के बीच में जो संबंध अगर वो बहुत मजबूत हैं, तभी उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार विकसित किए जा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत मतलब 3 साल की उम्र के बाद उनको सबसे ज़्यादा केयर, सबसे ज़्यादा गाइडेंस और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है बच्चे को। ये वो समय होता है जब बच्चे को हम कहते हैं कि क्वालिटी टाइम जो पेरेंट्स का है ये मिलना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, अभी जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके सबसे बड़े कारण ये है कि आज माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि समय नहीं है, बल्कि वो ऐसा कहते हैं कि समय नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना है कि माता पिता का ये कहना कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। तो देखिए, जिस इंसान को आप दुनिया में लेके आए हैं, अगर आपके पास उसके लिए समय नहीं है तो फिर आपके पास किसके लिए समय है? अगर आप पैसा कमाने में इतना सारा समय लगा रहे हैं, मैं उन माता पिता से बात कर रहा हूँ इस समय कि अगर आप ये अपना सारा समय पैसा कमाने में, अपने रोज़गार में लगा रहे हैं, तो ये रोज़गार कर किसके लिए रहे हैं? पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चे के लिए। तो जिस बच्चे को आपके पास बच्चे को देने के लिए समय नहीं है और आप कहते हैं हम सारा समय उसके परवरिश में या उसके लिए पैसा, इसके लिए संसाधन जुटाने में लगा रहे हैं, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। ये बड़ी मतलब परस्पर विरोधी बात है। तो जिस बच्चे की परवरिश के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी परवरिश पे पूरा ध्यान देना किसकी जिम्मेदारी है? ये माता पिता की जिम्मेदारी है। वो किधर जा रहा है, किन दोस्तों के साथ उठना बैठना कर रहा है, उसके अंदर कौन सी प्रवृत्तियां पनप रही हैं, और ये भी देखना ज़रूरी है कि उसकी पढ़ाई लिखाई में कितनी रुचि है। अगर रुचि कम या ज़्यादा हो रही है तो ये ध्यान रखना भी माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। स्कूल के साथ लगातार संपर्क में रहना और स्कूल के साथ संपर्क में रहते उसके प्रगति पर नज़र रखना,
वो एकेडमिकली कितना उसकी ग्रोथ सही है कि नहीं है, उसका ध्यान पढ़ाई से भटक तो नहीं रहा है, अगर वो घर में लौट कर अपना काम, स्कूल का जो काम उसको मिलता है जिसको होमवर्क बोला जाता है, अगर वो सही ढंग से कर रहा है तो ये देखना माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज कुछ एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है, माता पिता के पास समय नहीं है, बच्चे को ट्यूशन भेजा जाता है, होमवर्क भी कोई और करवाता है, और सारे 24 घंटे के समय में 24 घंटे में बच्चे को अगर माता पिता का समय नहीं मिल रहा है तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा, और उसके मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं या जो गलत प्रवृत्तियां अगर उसके अंदर पनप रही हैं तो इस पर ध्यान कौन रखेगा। देखिए स्कूल में बच्चा 6 घंटे या 8 घंटे रहता है, अक्सर मैं देखता हूँ, मेरा स्कूलों में भी आना जाना होता है, वहाँ पर भी ये शिकायत आती है, बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि साहब सारी जिम्मेदारी स्कूल की है, अगर बच्चे के अंदर व्यवहार, उसके आचरण में अगर कोई कमी आ रही, कोई नई प्रवृत्तियाँ ऐसी पनप रही जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो ये स्कूल की जिम्मेदारी, पूरी तरह से स्कूल पर ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, वहाँ पे विषय का अध्ययन करने जा रहा है, लेकिन आचरण संबंधी जो भी उसके अंदर विकार आ रहे हैं या अच्छे आचरण अगर उसके अंदर पनप रहे हैं तो ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ स्कूल के साथ लगातार संपर्क में रहना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स बच्चे के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके विकास में सहभागिता नहीं करेंगे और मिलकर उस बच्चे के विकास की योजना नहीं बनाएंगे तो उसका एक समग्र, एक समेकित विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। ये तो मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनके माता पिता या माता पिता का साया उनके ऊपर है, जहाँ पर माता पिता होते हुए भी पूरा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन समाज का एक वर्ग वो भी है जहाँ पे माता पिता इस लायक नहीं है, या तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या कई जगह ऐसा भी है जहाँ पे माता पिता नहीं है, पिता है तो माँ नहीं है और माँ है तो पिता नहीं है, जहाँ पर माता पिता बैठकर बच्चे के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि शायद उनकी अपनी कुछ कमजोरियाँ हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी होती है कि उन बच्चों को कौन देखे, उन बच्चों के अंदर जो गलत प्रवृत्तियां पनप रही उन पे कौन नज़र रखेगा, या उनका अगर जो एकेडमिक पार्ट है लाइफ का अगर वो सही ढंग से डेवलप नहीं हो रहा है तो इसको कौन देखेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आएँ और ऐसे बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी लें ताकि जिसमें हम लोग भी भागीदारी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप के साथ इस तरह की समस्याएं हैं कि वो बच्चों को नहीं देख सकते, ये भी एक मतलब समाज का एक हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ साथ अब आपने बात करी ड्रग्स की, अभी मैं ड्रग्स से थोड़ा सा और हट के मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि उन परिवारों में जहाँ पर शराब का या किसी नशे के किसी दूसरी सामग्री का प्रयोग होता है, मान लेते हैं किसी बच्चे के माता पिता या ख़ास तौर पे पिता या और कोई बुजुर्ग घर में अगर शराब का सेवन करते हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं या वो माता पिता कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चा एक सही रास्ते पे चलेगा। कौन रोकेगा उसको? वो माता पिता जो खुद शराब का सेवन कर रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह से उस दिशा में जाने से रोक सकते हैं। तो अगर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, उसको इस बुराइयों से दूर रखना है, बचा के रखना है, तो सबसे पहले माता पिता को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उन आदतों को छोड़ें। ऐसी जो घातक आदतें हैं उनको सबसे पहले माता पिता को भी छोड़ना पड़ेगा, और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें भी अपने आप को उन बुराइयों से दूर रखना पड़ेगा, तभी जाके हम बच्चों के अंदर अच्छी आदतें पैदा कर पाएंगे या विकसित कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि ड्रग्स का जो कारोबार है, ड्रग्स का जो उपलब्धता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ड्रग्स का ट्रेड आज जिस तरह से बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उपलब्धता उसकी बढ़ती जा रही है, और गांव-गांव दूर दराज इलाकों में भी जो है ड्रग्स पहुंच रहे हैं या दूसरे माध्यम बच्चों के पास नशे के पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे पहुंच रहे हैं? ये अगर हमारा सिस्टम, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन और कानून व्यवस्था अगर सजग हो, जिम्मेदारी के साथ काम करें, तो ये इतनी आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बच्चों की पहुँच तक ये नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो इसको भी देखना ज़रूरी है कि हमारे जो गवर्नमेंट है या हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस पे पूरी नज़र रखे। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया या दे नहीं रहे, लेकिन पूरी तरह से वो सफल नहीं है। अगर सफल होते तो शायद ये बुराई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आज हम पहाड़ों में भी हम देख रहे हैं कि गांव-गांव दूर दराज इलाकों तक ड्रग्स पहुँच चुके हैं, रोज़ाना ये शिकायतें आ रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है? कई बार बड़ा ताजुब होता है, उन इलाकों में जहाँ पर मेडिकल स्टोर नहीं है लेकिन नशा वहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे दूसरी सुविधाएं नहीं है, जो ज़रूरी सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन नशा वहाँ पे पहुँच रहा है। तो कहीं कुछ सिस्टम के अंदर कमी तो है,
कुछ ना कुछ उसमें समाज भी जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता कि समाज इससे अलग है, इसमें समाज की भी भागीदारी तो बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे लोग इसमें आगे आएँ। सिर्फ कुछ लोगों के इस मुहिम को चलाने से ये हल नहीं निकलेगा, इस समस्या का हल नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पर वो लोग जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिन पर समाज भरोसा करता है, जिन्हें समाज जिम्मेदार मानता है। तमाम सारी सामाजिक संस्थाएं इस तरह की बनी हुई हैं, और ये एक ऐसा काम है जिस पर हमारे देश का भविष्य है। ये बच्चे जो आज गलत रास्तों पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा पूरा देश गलत रास्ते पे जा रहा है, और अगर देश गलत रास्ते पे जा रहा है तो फिर हम देश को कैसे बचाएंगे। तो एक नशे की ही समस्या नहीं है, इसके अंदर और दूसरी भी दिक्कतें हैं। बच्चों का जो मैं कई बार देखता हूं, और मैं ये सवाल भी कई बार मेरा पेरेंट्स के साथ जब बातचीत होती है, तो वहाँ पर रिलेशनशिप, उनके बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो तनाव है, दूरियां हैं, अलग अलग रहने की जो आदतें हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जहाँ पर शायद पूरे दिन में 24 घंटे में शायद 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए भी बच्चों और माता पिता के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। जबकि कई सेशंस में मैं ये बात बोलता हूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस में कि कम से कम दिन भर में आप साथ नहीं रह सकते, लेकिन शाम का खाना आप साथ बैठकर खाएं। आप जानने की कोशिश करें बच्चों को, उनके हाव भाव को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, ताकि बच्चे भी आपको समझ सकें। माता पिता क्या चाहते हैं ये बच्चे जान सकें, और बच्चों से माता पिता क्या उम्मीद रखते हैं ये माता पिता इस पर नज़र रख सके, क्या उस दिशा में बच्चे जा रहे हैं। ये तो जैसे कि आपने सवाल किया कि इनको हम कैसे, जो उस रास्ते पे जा चुके हैं, अब बात फिर वहीं आती है कि उस बच्चे को उस रास्ते से वापस कैसे लाया जाए। इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो उसके अंदर एक अपराध बोध आ जाता है, और वो फिर उसे लगने लगता है कि मैं गलत रास्ते पे चल तो रहा हूँ, लेकिन मैं वापस यहाँ से नहीं आ सकता, क्योंकि उसको कोई मदद करने वाला नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है माता पिता का उसको सहयोग मिलना। ये कहना बच्चे को, कोई बात नहीं बेटा, आप गलत रास्ते पे चले गए हो, हमें मालूम है, लेकिन आप आओ, हम आपको अपनाना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स यहाँ पर गलत तरीक़ों से बच्चों के साथ डील करना चाहते हैं। अगर वो नशे का आदी हो चुका है तो उसको प्रताड़ित करना, या उसको मतलब ये मान के चलना कि अब ये वापस नहीं आ सकता, और उसके मन में इस भावना को और गहरा कर देना कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते। हमें उसका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत होती है। ऐसा बच्चा, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका होता है मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और जो बच्चे भावनात्मक और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और उन कमज़ोरियों के कारण वो गलत रास्ते पर गए हैं, तो उनको वो भावनात्मक संबल देना, ये माता पिता और जो भी बच्चे के जो बड़े घर के अंदर जिनके संरक्षण में वो पल बढ़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ढाढ़स बढ़ाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, उसके अंदर वो हिम्मत पैदा करें, ताकि वो गलत आदत को छोड़कर और अपने परिवार के साथ शामिल हो सके। इसमें फिर कुछ और चीज़ें आती हैं जहाँ पर मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पर साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे माता पिता ये सोचते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोगों को पता लगेगा, और पता नहीं बहुत सारी बातें वो सोच लेते हैं, और इस डर से भी कई बार किसी कंसल्टेंट के पास जाने से बचते हैं कि साहब हम क्या जवाब देंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है साहब। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है, कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये बात बच्चे के संबंध में भी लागू होती है। अगर वो भूल से किसी रास्ते पर गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको जीवन भर उसको सज़ा दे दें। ये गलत सोच है। आप उसकी हिम्मत बढ़ाइए, उसका हौसला बढ़ाइए, उसको साथ में अपने साथ रखिए, उसको ज़्यादा समय दीजिए। अगर आज तक आपने उसको समय नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगर गलत रास्ते पे चला गया तो उसको लाने की कोशिश कीजिए। और इसमें जिसकी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, सामाजिक जो दूसरे लोग हैं, समाज के जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद लीजिए, अपने रिश्तेदारों की मदद लीजिए। लेकिन बच्चे को ये महसूस मत होने दीजिए ऐसी स्थिति में कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्योंकि अगर आपने उसके मन में, क्योंकि गुनाह का जो गिल्ट फील कहते हैं, जो अपराध बोध कहते हैं, तो आ ही चुका है उसके मन में। और माता पिता इस अपराध बोध को और गहरा कर दें, ये कह के उसको कि भाई तुम तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हो, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ये कह के उसका हौसला तोड़ने की बजाय उसको हौसला उसका बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसको ये यकीन दिलाया जाना चाहिए कि तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और इस हौसले के साथ उसके ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स में बहुत आगे निकल चुका है तो वापस लाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। तमाम आप देखिए YouTube पे तमाम तरह के इस तरह के वीडियोज़ हैं जहाँ पे बच्चे, इस तरह के लोग जो ड्रग एडिक्ट थे, वो अपने शेयरिंग करते हैं, वो बता रहे हैं वहाँ पे। अभी खुद मैंने कई वीडियो ऐसे देखे जिसमें शराब का आदी एक लड़का खुद बताता है, साहब मैं तो बिल्कुल टूट चुका था, मैं तो हिम्मत हार चुका था, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं ड्रग से बहुत दूर आ चुका हूँ। हालांकि जब ये दौर आया जिस वक्त मैंने ड्रग से अपने आप को दूर करने की कोशिश की तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत कष्टकारी था,
लेकिन वो कष्ट मैंने झेला और उस कष्ट से निकलने के बाद आज मैं एक बहुत साधारण, एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं और बच्चे को तैयार कर सकते हैं कि वापस आए गलत रास्ते पे अब और आगे ना जाए। तो बच्चों देखिए माँ बाप की जो वो होता है, हौसला होता है उनका, माँ बाप का उसकी पीठ पे हाथ रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब अगर कोई इस स्टेज में पहुंच जाए जहां पर फिर मेडिकली भी उसके लिए फिर ड्रग्स बहुत ज़रूरी हो जाए, शरीर उसका इस कदर ख़राब हो चुका हो कि बगैर ड्रग्स के अगर वो जीवित ना रह सकता हो, फिर तो आपको मेडिकल कंसल्टेंसी के लिए जाना चाहिए। फिर मेडिकल कंसल्टेंसी के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके व्यवहार को शुरुआत से ही देखें। मतलब 4-5 साल के बाद जब उसका विकसित होना शुरू होता है, उसका व्यक्तित्व बनना शुरू होता है, और व्यक्तित्व भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी भाषा बोलना है, या अच्छा चलना फिरना, या हाथ मिलाना या नमस्कार करना, ये व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व के भी 4 हिस्से हैं, फिजियोलॉजिकल, शारीरिक व्यक्तित्व, उसके बाद आता है बौद्धिक व्यक्तित्व। अब बौद्धिक और शारीरिक व्यक्तित्व बहुत काम हो रहा है। आप उसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं, एक प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे हैं, तो बौद्धिक स्तर पर उसका विकास हो रहा है। लेकिन मानसिक व्यक्तित्व ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भावनात्मक व्यक्तित्व, उसके इमोशंस। आज माता पिता के पास अपने बच्चों के इमोशंस को समझने का वक्त नहीं है। अब माता पिता अगर अपने बच्चों के इमोशंस को नहीं समझ रहे तो बच्चे से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो माता पिता के इमोशंस को, उसकी भावनाओं को समझेगा। तो ये तीसरा पार्ट है लाइफ का, व्यक्तित्व का। पहला है शारीरिक व्यक्तित्व, दूसरा है बौद्धिक व्यक्तित्व, और तीसरा है भावनात्मक या मानसिक व्यक्तित्व, और चौथा है आध्यात्मिक व्यक्तित्व। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि वो भजन और संन्यास ले ले। अध्यात्म का मतलब है अपने आप को जानना। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, समाज से मेरा क्या रिश्ता है, इस ब्रह्मांड से मेरा क्या रिश्ता है, सुप्रीम पावर यानी जो सर्वोच्च शक्ति है उससे मेरा क्या रिश्ता है। तो ये अपने आप को जानना, ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। तो ये चारों के बगैर व्यक्तित्व नहीं बनता, ये चारों मिलकर ही एक व्यक्तित्व बनाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी अच्छी सेहत का ध्यान रखें, साथ साथ उसके बुद्धि का ध्यान रखें, और उसके अच्छे एक मानसिक स्तर पर भी वो विकसित हो, उसका मनोविज्ञान बहुत उच्च स्तर का हो, उसके अंदर भावनात्मक स्थिरता हो, भावनात्मक संबल हो, और उसके बाद वो अपने जीवन का महत्व समझे, अपनी जिम्मेदारी ले, और साथ साथ जब अपनी जिम्मेदारी लेगा तो फिर समाज की भी जिम्मेदारी लेगा, परिवार की भी जिम्मेदारी लेगा, देश की भी जिम्मेदारी लेगा, और प्रकृति की भी जिम्मेदारी लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम व्यक्तित्व के चारों आयामों पर उसके विकास में हम सहभागी बने, माता पिता होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, और इस समाज के सदस्य होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि नई पीढ़ी को हर तरह से उनके विकास में हम भागीदार बने। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।